है हर मुद्दे पर बात, विचार है, विमर्श है, हल है, निष्कर्ष है, हर सवाल का हाजिर है जवाब, जिससे जुड़ा है परंपरा संस्कृति, संप्रति 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 संप्रति। नमस्कार, करंट अफेयर्स के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है जिसका नाम है संप्रति। मैं हूं अमन कुमार और हमारे साथ आज दो खास मेहमान हैं, सुधांशु कुमार जी और श्री मनीष सिन्हा जी। ये दोनों जो है वो काउंसलर हैं, ख़ास तौर पे नीट और जेईई के बारे में काउंसलिंग करते हैं। कैसे छात्र जो है बेहतर नंबर लाने के बाद अच्छे कॉलेज में जाएं, उसके लिए दिशा दिखाते हैं। क्योंकि जेईई की प्रक्रिया पूरी हो गई है, लेकिन नीट को लेके जो है वो एक लंबे जो है संघर्ष कहिए या एक लंबे तनाव के बाद अब छात्रों के सामने कॉलेज अब दिखने लगा है। ऑल इंडिया में कुछ सीटों पे जो है वो काउंसलिंग हो चुकी है, लेकिन झारखंड सहित कई राज्यों की काउंसलिंग जो प्रक्रिया है होनी बाकी है। ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमारे छात्र, खास तौर पे झारखंड के सुदूर गांव के छात्र जिनको कोई जो है बताने वाला नहीं है, वो कैसे इस प्रक्रिया में हिस्सा लें और बेहतर से बेहतर जो है उनको कॉलेज मिल सके। इसके लिए आज हम चर्चा रखे हैं और चर्चा की शुरुआत हम सबसे पहले मनीष जी से ही करेंगे। मनीष जी, एक लंबे इंतज़ार के बाद जो है ये शुरू हुई है काउंसलिंग जी, अभी क्या स्थिति है? मतलब मैं वो जानना चाहता हूँ। काउंसलिंग अब प्रॉपर शुरू हो चुका है, फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग हो गया है। कल ही झारखंड का स्टेट काउंसलिंग का आया है रैंक, तो अब ये प्रक्रिया चालू है जी, मतलब प्रक्रिया चालू। सुधांशु जी, झारखंड क्योंकि हमारा जो दर्शक वर्ग है खासतौर पर झारखंड से ही है, तो क्या झारखंड में क्या इस बार स्थिति है? देखिए, ऐसा है कि इस बार जो अगर देखेंगे तो स्कोर बहुत हुआ है, इसकी वजह से कट ऑफ भी बहुत ऊपर है। तो अगर हम फर्स्ट काउंसलिंग की बात करें तो झारखंड का जो अभी कट ऑफ है बहुत हाई है। अच्छा। तो इसके लिए बच्चों को एंजाइटी नहीं करनी चाहिए, थोड़ा वेट करना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर पहले राउंड में आपको सीट नहीं मिली है तो दूसरे राउंड में नहीं मिलेगी। क्योंकि ऑलरेडी क्या होता है, जब पहले राउंड में जो बच्चे ऑल इंडिया के भी रिजल्ट पब्लिश हो चुकी है और उनकी रिपोर्टिंग जारी है अभी, और स्टेट की पब्लिश कल हुई है, इसकी रिपोर्टिंग कल से स्टार्ट होगी। तो नॉर्मली क्या होता है, एक ही बच्चा दोनों जगह अप्लाई करता है। अगर उसके अच्छे स्कोर हैं तो लाइक अगर आप मान लें तो वो अप्लाई करेंगे ऑल इंडिया में भी और यहाँ भी। अब कई बच्चों के चॉइसेस अलग अलग होते हैं, तो डेफिनेटली किसी को अगर रिम्स मिल गया तो ज्वाइन कर लेगा, एमजेम मिला तो वेट करेगा, या ऑल इंडिया में ज्वाइन करेगा। तो फिर सेकेंड राउंड में क्या होगा, काफ़ी सीटें आएंगी वापस। तो उस समय का इंतजार करना चाहिए और एंजाइटी नहीं करना चाहिए और सेकंड राउंड के लिए प्लान करना चाहिए। क्या नंबर इस बार रहे हैं झारखंड में? अगर झारखंड की बात करें तो अभी जो अगर रिम्स की बात करें तो लगभग 680 के आसपास गया है, तो काफ़ी ऊपर कट ऑफ रहा है। और उसके पिछले साल के मुकाबले देखें तो बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर। अगर हम ऑल इंडिया की बात करें तो फॉर जनरल कैटेगरी 660 कट ऑफ है जी। तो हम देखें पिछले साल के मुकाबले तो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसे परिस्थिति में जब इतना ज़्यादा कट ऑफ जो है वो ज़्यादा हो गया जी, तो स्टूडेंट की क्या रणनीति अपनाना चाहिए? देखिए, कट ऑफ इस बार ज़्यादा है, पिछले साल कम था, और कट ऑफ रिलेटिव चीज़ें होती हैं। तो अगर बच्चे नंबर ऑफ राउंड्स के साथ जाएंगे तो नॉर्मल बच्चों को भी मिलेगा रैंक और उनको कॉलेजेस मिलेंगी। बच्चे जो इस साल नहीं कर पा रहे हैं उनको तैयारी में लग जाना चाहिए, बिकॉज समय कम रहेगा। काउंसलिंग होते होते अगले साल की समय आ जाएगा और उस हिसाब से तैयारी अभी शुरू करनी उनको पैरेलली चाहिए। और जैसा सुधांशु जी ने कहा कि उनको अभी पेशेंस रखना चाहिए, बिकॉज नेक्स्ट राउंड और उसके बाद वाले राउंड में उनको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। नहीं, इससे तो एंजाइटी, क्योंकि कई लोगों को लगेगा कि हम पिछले बार क्या होता था, पिछले बार तक कि 600 से ऊपर जिन लोगों को रहता था उनको होप रहता था कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। इस बार वो स्थिति दिख रही है। 600 से ऊपर तो थोड़ा टफ है मेरे ख्याल से, ज़्यादा बड़ी बात बताएंगे, लेकिन मिलने के चांसेस है। जैसे मैं बताना चाहूँगा कि इस बार अगर फॉर जनरल कैटेगरी देखें तो 640 प्लस है, तभी आपको सीटें मिलेगी स्टेट कोटा में। 640 के नीचे जो है थोड़ा मुश्किल लग रहा है अभी तक।
और अगर ऑल इंडिया की बात करें तो कभी भी नेगेटिव शिफ्ट आएगी 5 से 10 नंबर मैक्सिमम। तो अगर हम देखें तो 660 अगर गया है तो वो 650 655 के बीच में क्लोजिंग देगा सेकंड राउंड। उसके बाद क्या होगा, मॉप अप राउंड और स्ट्रे तक जाते जाते 640 के आसपास क्लोजिंग दे सकता है स्टेट कोटा, और ऑल इंडिया कोटा 645 से 50 के बीच में होगा। मतलब मॉप अप राउंड जो सबसे आखिरी में होता है, जो उसके बाद मॉप अप तीसरा राउंड होगा और स्ट्रे आखिरी होगा। जी, एक्चुअली होता ये है काउंसलिंग में कि पहले राउंड के बाद जो सीटें वैकेंसी रह जाती है उसको सेकंड राउंड बोलते हैं, सेकंड के बाद अब उसको थर्ड राउंड बोलते हैं, अब पहले मॉपअप भी बोलते थे, और अब उसके बाद अगर कोई भी सीटें वैकेंट रहती है तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जाओ। अगर जरूरत पड़ी सरकार को कि इसके बाद भी सीट वैकेंट रह गई तो स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड भी कराते हैं लोग। अच्छा जी, मतलब हर सीट को भरना है। जी, हर सीट को। ये तो आपने कहा कि जनरल के बच्चों को लगभग 640 ऊपर आएगा तो उनको संभावना, लेकिन जो आरक्षित वर्ग के बच्चे हैं खासतौर पे, क्योंकि हमारा चैनल देखने वाले जो बहुत दर्शक हैं जो आरक्षित वर्ग से भी हैं, ट्राइबल्स हैं, तो ट्राइबल ST SC के बच्चों के बारे में मेरी डेफिनेटली उनको क्या रहेगा उनके लिए? मैं उनके लिए बताता हूँ आपको। जैसे अगर हम बात कर लें ऑल इंडिया की, तो ऑल इंडिया में हम मान के चलें कि अभी जो भी कट ऑफ हो, लेकिन अगर किसी बच्चे का 500 के आसपास मार्क्स है शेड्यूल्ड ट्राइब में तो उसको सीटें मिल सकती है ऑल इंडिया कोटा से। और स्टेट कोटा में एक्सपेक्टेड हम मान के चले 450 प्लस। अच्छा, अगर शेड्यूल्ड ट्राइब है तो ST है तो अगर SC बच्चा है तो SC के लिए सिनेरियो बदल जाएगा। 5 अभी जो सिनेरियो होगा, अगर हम बात करें स्टेट कोटा की तो 500 प्लस हो जाएगा, ठीक है। और फिर ऑल इंडिया कोटा की बात करें तो लगभग 600 के आसपास 580 से 590 तक जा सकता है। अब पिछले बार क्या सिनेरियो, ये ST SC में भी यही स्थिति थी क्या, कम नंबर पे? नहीं, नंबर तो थोड़ा कम था, बट कंपटीशन का लेवल यही था ऑलमोस्ट। और मेरे ख्याल से जो नंबर बढ़ा है 700 से ऊपर आया है, एम्स में ही कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो नेचुरल है कि नीचे कंपटीशन बढ़ेगा। बच्चों का अपना लाइकिंग होता है फर्स्ट राउंड में। जैसे सुधांशु ने कहा कि वो कुछ बच्चे चाह करके भी हो सकता है MGM ना जाए, तो वो सीट खाली ही रहेगी, तो वो सीट पे ऑप्शन आना है। कंपटीशन मोटा मोटी हर साल ऐसा ही रहता है, बस कट ऑफ ऊपर चला गया है। तो मतलब ये जो बच्चों का इतना नंबर जो आया, क्या ये बच्चे अब पहले के मुकाबले, क्योंकि लगातार टफ होता जा रहा है, ये कुछ जो सीरियस बच्चे हैं वो इतना ज़्यादा पढ़ रहे हैं कि इतना ज़्यादा नंबर आ रहा है? इस पे मतलब मेरे ख्याल से ऐसा है कि कंपटीशन टफ है, लेकिन पढ़ाई भी बच्चे बहुत पहले शुरू कर दे रहे हैं, प्रिपरेशन लेवल भी बढ़ गया है। अच्छा, सुधांशु जी, देश में जो कुल आपका डेटा होगा कि कितने सरकारी सीट हैं, और उसके बाद फिर जो बच्चे हैं जो तैयारी, जैसा कि मनीष जी कह रहे हैं कि भाई जिनको नंबर नहीं वो अभी से तैयारी शुरू की। दो चीज़ें समझ लेनी जरूरी है। 85% सीट्स स्टेट कोटा की होती है और 15% सीट्स जो होती है ऑल इंडिया कोटा की होती है। साथ में कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी होते हैं जिसकी 100% सीट्स ऑल इंडिया कोटा होती है। उसके अलावे AFM CMs वगैरह जो हो गए वो अलग हो, वो तो अलग से सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आ गई। अब आते हैं इस पॉइंट पे कि नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं। अप्रॉक्सीमेटली 40,000 के आसपास सरकारी सीटें हैं और बाकी सारी प्राइवेट सीटें हैं, जबकि सीट की संख्या बढ़ी है 2000 सालों में। हाँ, 2-2.5 हज़ार इंक्रीज करके अभी 42 के आसपास गया है। नए कॉलेज हैं, जैसे यूपी में काफ़ी कॉलेजेस न्यू आए हैं, तो उनको आप कैलकुलेट करेंगे तो 41-42 हज़ार सीटें। हमारे दर्शक जान सके और अगर उनको ज़रूरत है तो जैसे देखिए, अब दो चीज़ें हैं। अगर किसी भी स्टेट में अगर सब्सिडाइज सीट हैं तो उसी स्टेट के डोमिसाइल वाले बच्चे इसका बेनिफिट ले सकते हैं। जो कर्नाटक में है, MP में है, इवन वेस्ट बंगाल में है आपका, फिर तमिलनाडु में है, पौंडीचेरी में है, लगभग जो उधर के स्टेट हैं। इधर भी आपका झारखंड में एक टाटा मणिपाल है जहाँ सब्सिडाइज 25 सीट्स हैं, तो वो सब्सिडी हैं, उनमें आप कम फीस पे जा सकते हैं। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में और सरकारी मेडिकल कॉलेज में फीस को लेकर क्या अंतर है? अगर देखें तो ह्यूज डिफरेंस है। अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करें तो ये 10,000 से लेके 150 मतलब 1.5 लाख रुपए तक की फीस है। लेकिन प्राइवेट कॉलेज की हम बात करें, अगर सेमी गवर्नमेंट को छोड़ दें, नॉर्मली कोई भी बच्चा कहीं भी ओपन स्टेट जा सकता है, तो जो मिनिमम ट्यूशन फीस है वो 10 लाख से लेकर के 27 लाख तक ईयरली है। अब वैरी करता है हर स्टेट का अलग अलग, उतना डेटा तो मेरे पास है लेकिन अभी एक्सप्लेन कर पाना थोड़ा स्टेट वाइज मुश्किल होगा, बट फिर भी मैं बता दूं कि जो कम फी वाले स्टेट हैं, अगर कर्नाटका में किसी के अच्छे स्कोर हैं तो कर्नाटका KE रजिस्ट्रेशन करके कम फीस में जा सकते हैं, जहां 12 लाख रुपए की फ़ीस में अच्छी पढ़ाई होती है, पुराने कॉलेज हैं। और एकेडमिक में अगर हम पूरे इंडिया की बात करें तो मुझे जहां तक लगता है कि सबसे अच्छा एकेडमिक भी वहां पे है। और दूसरे स्टेट की बात करें तो कम फीस में UP मेजर स्टेट है, जहाँ के आज शाम को रिजल्ट पब्लिश होना था, मे भी हो भी गया हो।
तो ये ओपन स्टेट है, यहाँ पे भी 10-11 लाख से ईयरली ट्यूशन फीस स्टार्ट होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो एक बड़ा सवाल होता होगा। देखिए, डेफिनेटली आपने सही पूछा। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हॉस्पिटल कितने बेड का है, फैकल्टी कैसी है, ये बहुत मेजर पार्ट है। तो अगर हम देखें तो हर स्टेट में ऐसे ज़रूर कुछ कॉलेजेस हैं जहाँ पे हम सेलेक्ट करके एडमिशन ले सकते हैं। जो पुराने हैं, 5 साल पुराना एटलीस्ट मिनिमम हो गया हो, डेफिनेटली वो अच्छे कॉलेज हो गए हैं। एक विदेश में पहले जाने का जी एक प्रचलन था। जी। अभी क्या स्थिति है? अभी भी विदेश जा रहे हैं लोग, अभी भी जा रहे हैं। जिनका बजट कम है वो डेफिनेटली विदेश जा। सबसे ज़्यादा जो मूवमेंट था पहले वो बांग्लादेश और नेपाल, तो बांग्लादेश में अभी जो ट्रेंड आया उसमें लोग लूज़ कर रहे हैं और नेपाल के लिए कर रहे हैं नियर बाई। अदरवाइज दूसरी कंट्री में रशिया है, पोलैंड है, यूक्रेन पहले था, अब नहीं है, अब आ गया। जॉर्जिया का डिमांड अभी काफ़ी आ गया है, जॉर्जिया आ गया। तो ऐसी कंट्री में लोग जा रहे हैं और वहाँ से जो डिग्री लेके आते हैं तो उनको फिर एक परीक्षा देनी उनको एक स्क्रीनिंग टेस्ट देनी होती है, जो कि अब आने वाले टाइम में नेक्स्ट जब से हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर से, तो यहाँ के बच्चों को भी देनी होगी। लेकिन यहाँ के बच्चे फाइनल ईयर का जो एग्जाम होगा वही नेक्स्ट हो जाएगा। उनके लिए क्या होगा, नेक्स्ट एग्जाम दे के फिर 2 साल का इंटर्नशिप करना होगा, तो उनका ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, बढ़ जाती है। 5.5 ईयर का कोर्स होता है इंडिया में, वो 6 ईयर करके आएंगे, वापस फिर स्क्रीनिंग टेस्ट क्वालिफाई करेंगे, फिर 2 साल इंटर्नशिप करेंगे, तब उनको रजिस्ट्रेशन मिलेगा। तो उनका 8 ईयर्स हो जाएगा ये। तो सर, ये आपने एक बात की तैयारी की, भले ही आप जो इंजीनियरिंग पे ज़्यादा फोकस है आप लोगों का, लेकिन अगर चाहूँ कि अभी से मेडिकल की तैयारी शुरू करूँ तो मुझे क्या क्या करना चाहिए? बेसिक्स तो वही रहता है हर तैयारी का, कि आपके जो सब्जेक्ट हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उस पर एक अच्छा पकड़ होना चाहिए, प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन होनी चाहिए, और जो गलती हुई है सब उसको पहले एनालाइज करना चाहिए हमें कि हम कहाँ वी कैन ऑलवेज स्कोर बेटर, जहाँ हम बेहतर स्कोर कर सकते थे उस एरिया पे काम करना होगा, और उस एरिया पे काम करने के बाद ही हम अगले साल की तैयारी के लिए तैयार हो पाएंगे। और जो बच्चे ये डिलेमा में है, इस पशुपेश में है कि क्या करें, उनको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ये पूरा प्रोसेस चलते चलते समय बहुत बीत जाएगा, और तब तक अगले साल का टाइम रहेगा नहीं। कोई अगर सीरियसली सोचा कि नहीं, अगर अब मुझे तैयारी करनी है आफ्टर काउंसलिंग राउंड, तो काउंसलिंग राउंड का समय ज़्यादा लगता है, तो तैयारी जो पैरेलली करनी चाहिए, काउंसलिंग भी साथ में करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये जो काउंसलिंग प्रोसेस है ये सितंबर एंड तक जाएगा, क्योंकि हाँ, सितंबर अक्टूबर तक तो जाएगा ही। तो अब बच्चों के पास जो है समय बहुत ज़्यादा नहीं रह जाएगा, तो ऐसे बच्चे जिनको 600 से कम है उनके लिए यही सलाह है कि तैयारी कर देना शुरू। अगर वो जनरल कैटेगरी के हैं तो बिल्कुल तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। उनके लिए मतलब ऑप्शन अभी दिख नहीं रहा। सुधांशु जी, ये तो मेडिकल की बात हुई, एक भेड़चाल भी है हमारे यहाँ कि आपका बेटा अगर इंजीनियरिंग कर रहा है तो मेरा बेटा भी करेगा, उनका बेटा मेडिकल कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि बायोलॉजी जो लोग पढ़ते हैं, जो मैथ नहीं पढ़ते, इंजीनियरिंग नहीं किया और बायोलॉजी पढ़ते, उनके लिए भी बहुत सारा ऑप्शन है। मैं सर से भी बात करूँगा, पहले आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि इंजीनियरिंग के अलावा और बायोलॉजी जो जिनका है 12th में, वो लोग बच्चे किस तरफ जा रहे हैं और क्या क्या ऑप्शन अभी मौजूद है? देखिए, सबसे पहले तो बच्चा को, अगर कोई बच्चा नीट का एग्ज़ाम दिया है, कम स्कोर है, तो उनको घबराना नहीं चाहिए। उसके अलावा MBBS के अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे BAMS, MBBS के जस्ट बाद लोग BAMS प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ उसके लिए किया है, और रूरल एरियाज़ में या कहीं भी आप BAMS करके अच्छा आप ट्रीटमेंट कर सकते हो। और दूसरा है BDS, आप BDS पे एडमिशन लेके अच्छे डेंटिस्ट बन सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन आप फार्मेसी ले सकते हैं, उसके बाद बी फार्मा आप कर लीजिए, BPT कर लीजिए। तो ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं, बायोटेक्नोलॉजी है, तो ये सब कोर्स करके भी आप अच्छा कर सकते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम MBBS कर लेंगे तो बहुत अच्छा करेंगे, बिल्कुल उसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हैं। है देयर आर वेरियस अदर फैक्टर जहाँ पे इंडिया भी ग्रोइंग वन ऑफ द ग्रोइंग नेशन है, तो माइक्रोबायोलॉजी का सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो आने वाले समय में बहुत ह्यूज अपॉर्चुनिटी लाएगा। तो एक एग्रीकल्चर को लोग छोड़ रहे हैं, BAMS सर ने बताया था। हाँ, एग्रीकल्चर भी हम कर सकते हैं। हाँ, आयुर्वेद था, क्योंकि एग्रीकल्चर एक बड़ा सेक्टर और भारत में एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत जो है वो काम, वो भी एक बहुत बढ़िया सेक्टर उभर रहा है। और इनफैक्ट अब नई जनरेशन के लोग उस तरफ जाना भी चाह रहे हैं, बिकॉज जो नई तरह नई टेक्निक से जो खेती हो रही है, उस खेती के प्रति रुझान भी बढ़ा है बच्चों का। बहुत बच्चे तो आजकल इंजीनियरिंग करके ऑर्गेनिक फार्मिंग में लगे हुए हैं, तो बड़े बड़े फार्म के साथ बढ़िया टर्नओवर कमा रहे हैं। जी। कई मतलब हमारे मित्र हैं वो IIT से इंजीनियरिंग करके, और वो
अनाज के सेक्टर में काम कर रहे हैं, हाँ, लेकिन तो आप अगर शुरुआत से ही अगर आपकी इच्छा है तो आप इस तरह के सेक्टर में आ सकते हैं। आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। सुधांशु जी, एक मैं समझना चाहता हूँ, मेडिकल के अलावा जो डॉक्टर MBBS के अलावा और कौन सा सेक्टर है जहाँ अभी बच्चे जा रहे हैं? अगर अभी बात करें मेडिकल के अलावा तो सेक्टर की बात करें तो जो मेरे पास डिमांड आते हैं, लॉ का डिमांड आ रहा है काफ़ी अभी आने वाले टाइम में। एग्रीकल्चर का आपने सही कहा, एग्रीकल्चर का काफ़ी डिमांड आ रहा है। वेटनरी साइंस की डिमांड काफ़ी है, क्योंकि एग्रीकल्चर में मैथ्स और बायो बोथ्स आर एलिजिबल, दोनों टाइप के बच्चे एलिजिबल हैं। मैथ्स में नो डाउट ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है, डेयरी टेक्नोलॉजी है, मैथ्स के बच्चे जाएंगे। लेकिन बायो वाले भी बच्चे अगर जाएंगे तो एग्रीकल्चर में बहुत एक्सपोजर है, आगे अच्छा कर सकते हैं, अच्छे मुकाम पे जा सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो लॉ की भी डिमांड अभी काफ़ी आ गई है, लॉ में भी लोग जाना चाहते हैं, क्योंकि लॉ में कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक है नहीं कि बायो हो मैथ्स हो, कोई भी बच्चा जा सकता है। तो 2 तरह का कोर्स है, उसमें 5 ईयर्स का है, 3 ईयर्स का है। जो +2 के बाद जाएंगे वो 5 ईयर्स के जाएंगे, क्लैट के थ्रू जाएंगे, और जो 3 ईयर्स के लिए जाएंगे वो आफ्टर ग्रेजुएशन जाएंगे। आजकल इंटीग्रेटेड MBA भी बहुत उसके बहुत इंटीग्रेटेड scope MBA आ है। गया, जी। करेक्ट। आप इंजीनियरिंग की छूट रहा है, जब हम नीट के अलावा भी दूसरे कैरियर ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं, तो हम थोड़ा JEE की तैयारी के बारे में भी आपसे जानना चाहिए। कैसे कोई बच्चा कैसे जीरो से शुरू करे JEE की तैयारी? JEE की तैयारी और क्या नेट की तैयारी, यार दो पैरेलल एक स्कोप रहता है बच्चों का। जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेकर तैयारी कर रहे हैं वो वही JEE दे सकते हैं। और JEE के कंपटीशन रिलेटिवली थोड़ा इन टर्म्स ऑफ कंपटीशन लेवल टफ है, क्वेश्चन लेवल पे। नेट का कंपटीशन इसलिए टफ है क्योंकि नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स ज़्यादा हैं, अंतर दोनों में ये है। और इंजीनियरिंग की तैयारी शुरू होती है आज के दिनों में 8वें क्लास से। बच्चे जो सीरियसली एस्पायर कर रहे हैं IT के लिए वो 8वां 9वां से शुरू कर देते हैं, बिकॉज बेसिक कंसेप्चुअल क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेडिकल और इंजीनियरिंग के एग्जाम का जो मूल अंतर होता है वो होता है कि इसमें नंबर ऑफ जो क्वेश्चन अटेम्प्ट लेने का जो समय होता है वो ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट ले सकते हैं बायोलॉजी के हिसाब से। और इंजीनियरिंग में आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए। नंबर ऑफ क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है कि आप अगर IT JEE की एग्जाम दे रहे हैं, एडवांस की एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको एक्यूरेसी कितना है वो उस पर ज़्यादा काम करना पड़ता है। और तो JEE मेंस में और नेट के एग्जाम में दोनों में ही स्पीड का ही फैक्टर बराबर ही रहेगा। लेकिन जो है वो फैमिली के लोग जो है चिंतित रहते हैं अपने बच्चों को लेके कि भाई वो किसी खास ही किसी फिजिक्स में ही अच्छा है, केमिस्ट्री मैथ में ठीक नहीं है, तो इसमें तो बैलेंसिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। आपने सही पकड़ा है, अब सही बोला कि बैलेंसिंग एक फैक्टर है जो बच्चों किसी भी कंपटीशन में, अगर आप मेडिकल भी नीट भी दे रहे हैं तो अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों ही अच्छा नहीं है तो भी आप 700 स्कोर जो आज के बेंचमार्क हो गया वो पहुंचना मुश्किल है। सेम चीज़ है आपकी इंजीनियरिंग में भी, फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों बैलेंस करना पड़ता है। इसमें आज के जो शिक्षा पद्धति है वो एक अच्छा फैक्टर है, अच्छा काम कर रही है। और हर साल सरकार भी बहुत तरह से इनोवेशन ला रही है, हम लोग भी तैयारी करवाते हैं। तो हम लोग बताते हैं बच्चों को कि तीनों फैक्टर पे बराबर ध्यान देना चाहिए। 3 सब्जेक्ट है जिसको इक्वल इंपॉर्टेंस जरूरी है, बिकॉज आपको हो सकता है कि मैथ अच्छा लग रहा हो, केमिस्ट्री अच्छा ना लग रहा हो, बट जब कंपटीशन होता है तो सब्जेक्ट तीनों ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मार्क्स इंडिविजुअल कट ऑफ के हिसाब से ही आपको मिलता है रैंक। और क्योंकि लेकिन JEE तो पास कर सकता है आदमी, और कोई एक सब्जेक्ट से नंबर ला के आप क्वालिफाई कर सकते हैं किसी भी इसमें, लेकिन एडवांस नहीं होगा। इंडिविजुअल कट ऑफ भी एक फैक्टर होता है हर कंपटीशन में। अपार्ट फ्रॉम ऐसा नहीं कि आप अगर मान लीजिए कि नंबर ले भी आ रहे हैं 2 सब्जेक्ट में, एक में इंडिविजुअल कट ऑफ क्रॉस नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप क्वालिफाई नहीं करेंगे। और रैंक के लिए तो इंपॉर्टेंट है कि आप तीनों सब्जेक्ट में बैलेंस परफॉर्मेंस में स्ट्रैटेजी होती है अलग अलग, वो स्ट्रैटेजी पे काम करना पड़ता है। जैसे मैथ्स फिजिक्स पे टाइम लगा करके ज़्यादा टाइम लगा, केमिस्ट्री में कम टाइम लगा के ज़्यादा मार्क्स हम ला सकते हैं, उस पर काम करके हम लोग तैयारी के दौरान ही सब बच्चों को बताया जाता है। झारखंड के बच्चों का आकर्षण का केंद्र कौन सा कैरियर ज़्यादा अभी हाल के दिनों में? देखिए मेडिकल में क्योंकि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ज़्यादा है तो एस्पिरेंट्स ज़्यादा होते हैं। वैसे बराबर ही है, इंजीनियरिंग के भी बच्चे उतने ही रहते हैं और मेडिकल के बच्चे भी रहते हैं। नंबर ऑफ एस्पिरेंट हर साल मेडिकल में ज़्यादा होता है, बिकॉज नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इंजीनियरिंग JEE एडवांस में 2 ही साल है। जिस साल बच्चा +2 देगा उसके अगले साल। मेडिकल में आपके पास नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ज़्यादा है, इसलिए नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स ज़्यादा है। तो अगर नंबर ऑफ एस्पिरेंट ज़्यादा है तो कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा टफ इसलिए मेडिकल में हो जाता है। बिकॉज जो बच्चा इस साल +2 पास करके एग्जाम दे रहा है +2 के साथ, और एक बच्चा वो जो 2 साल से वेट कर रहा है सिर्फ कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, दोनों को एग्जाम एक ही साथ देना है, इसलिए वो लेवल थोड़ा ऊपर उठ जाता है। इसीलिए अब 7th 8 और 6 से ही जो है एक्सपर्ट सलाह देने लगे हैं। हाँ बिल्कुल।
कि आप बिल्कुल एक बेसिक फाउंडेशन ज़रूरी है। और हमारा एजुकेशन सिस्टम में क्या है ना कि 9th-10th के बाद जो 11th की जो सिलेबस है, देयर इज अ क्वांटम जंप इन द स्टैंडर्ड। तो वो अगर वो उसको ब्रिज नहीं किया जाए समय पे तो बच्चे 11th में जनरली डिप्रेस हो जाते हैं। आप जो सुनते हैं कि बच्चे बहुत परेशान हैं 11th इंजीनियरिंग की तैयारी या मेडिकल की तैयारी के साथ साथ +2 नहीं हो रहा है। रीज़न क्या है कि हमारा जो 10th का सिलेबस है, हमारा जो 11th का सिलेबस है, तो उसमें जो है बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो गैप अगर फिल करना है तो आपको पहले से शुरू करना पड़ेगा। रीज़न यही है बच्चे 9 से शुरू करते हैं। अब बहुत लोग उसको मतलब उस गैप को भर लेते हैं कि भाई हाँ, जो भर लेंगे वो कंफर्टेबल रहेंगे, जो भरेंगे नहीं वो परेशान रहते हैं बच्चे। परेशान रहते हैं। हम फिर नीट की तरफ आते हैं सुधांशु जी, वहाँ तो परेशानी का समाधान दिख रहा है, यहाँ आपको क्या दिख रहा है? कुछ मंत्र दीजिए हमारे पास। देखिए यहाँ भी समाधान है। अगर बच्चा ये डिसाइड कर लेता है कि सिर्फ मुझे गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो काउंसलिंग का नेक्स्ट राउंड का वेट करना चाहिए और उनको मल्टीपल राउंड्स जो काउंसलिंग होंगे उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, अच्छे से प्लान करना चाहिए। और अगर जिसने ये डिसाइड कर लिया कि सेल्फ फिनांस इंस्टीट्यूट जहाँ पे कि हम पैसे खर्च करके भी पढ़ाई कर लेंगे, जहाँ ट्यूशन फीस पे करेंगे, तो उनको मल्टीपल काउंसलिंग करनी चाहिए हर स्टेट का। जितना ज़्यादा काउंसलिंग करेंगे सीट मिलने की जो पॉसिबिलिटीज़ हो ज़्यादा हो जाएगी। तो मेरा ये कहना है दर्शकों से कि अगर आप चाहें तो अगर आप झारखंड का काउंसलिंग करें, ऑल इंडिया का करें, साथ में और कुछ स्टेट्स का काउंसलिंग करें, तो उससे सीट मिलने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ेगी। लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट के लिए देखना चाहता है तो सिर्फ ऑल इंडिया और झारखंड को बैलेंस बनाएं और साथ में तैयारी भी चालू कर दें। अगर कम स्कोर है, 640 से कम स्कोर है जनरल कैटेगरी, तो उनको फिर से लग जाना चाहिए नेक्स्ट प्रिपरेशन, अगर वो गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो। होम स्टेट को लेकर भी एक बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है जी काउंसलिंग करने वाले लोग बच्चों को। तो होम स्टेट की क्या परिभाषा है, मतलब वो स्पष्ट परिभाषा है? देखिए होता ये है कि होम स्टेट की परिभाषा ये है कि बच्चा MBBS जहाँ से करेगा वो उसका होम स्टेट होगा। यानी PG के लिए उस स्टेट से वो 50% सीट्स के लिए एलिजिबल होगा और 50% सीट्स ऑल इंडिया कोटा से आना पड़ेगा। तो एक तो पहला ये हो गया। दूसरा होम स्टेट से ये होता है 85% सीट्स आपको स्टेट कोटा का मिलता है। तो वहाँ पे क्या है, नंबर थोड़ा कम है तो भी सीट मिलने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। ये मैं एक दूसरा वो जानना चाह रहा हूँ, जैसे JEE में है कि हम जहाँ से +2 करेंगे वो मेरा होम स्टेट काउंट होगा, लेकिन क्या नीट में ऐसा है? हाँ ऐसा ही, अगर कोई बच्चा 10th और +2 तक कंप्लीट करता है जिस स्टेट से, वहीं उसका होम स्टेट होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि मैं बिहार का स्थायी निवासी हूँ तो शायद उसमें ये उसमें ऐसा है कि अगर आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट डोमिसाइल जिसको बोलेंगे अगर बिहार का बना है तो किसी एक स्टेट को आप क्लेम कर सकते हैं। या तो जहाँ से आपने बच्चे ने 10th-12th किया है उस स्टेट को क्लेम करिए, या जहाँ आपका होम स्टेट नेटिव प्लेस है उसको क्लेम करिए। तो जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं नीट का NTA के ऊपर, तो उस टाइम ही आपको अप्लाई करना होता है कि कौन सा स्टेट को आप क्लेम करते हैं, और जब रिजल्ट पब्लिश होती है तो उस स्टेट का आप होम स्टेट का कोटा लेते हैं। और जो सलाह जो छूट रहा है वो कुछ आपके जहन में है, ये छूट रहा है, इस पर चर्चा होनी चाहिए, ये बात आप बताना चाह रहे हैं? नहीं, मेरे ख्याल से आपने बहुत बृहद चर्चा की है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि अगर बच्चे जो तैयारी कर रहे थे इस साल और उनका अगर लग रहा है कि अब मुझे तैयारी नहीं करनी है तो मुझे क्या ऑप्शन ढूंढना चाहिए, वो बच्चे को पता होना चाहिए। मान लीजिए 3 साल तैयारी हो गई है और बच्चे का अब है कि भाई अब मैं मेडिकल कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, इसी साल डिसाइड करना है। तो उनको एक बृहद रूप से ऑप्शन क्या क्या होना चाहिए वो लेके बैठना चाहिए। पेरेंट को काउंसलिंग एक इम्पॉर्टेंट टूल होगा इसमें, जो इसके एक्सपर्ट हैं उनसे मिलना चाहिए कि भाई अब क्या करना है वो बता दें। बिकॉज बच्चे जनरली डिप्रेस इसलिए होते हैं अब तो समय भी नहीं, अब या तो अगले साल की तैयारी आपको करनी होगी हर हाल में, बिल्कुल, क्योंकि जो दूसरे जो कॉलेज हैं उनका नामांकन भी बंद हो चुका है, नॉर्मल जो है। तो आपके पास ऑप्शन है, या तो आपको कोई कॉलेज अलॉट होता है तो आप वहाँ जाइए, मल्टीपल। मैं मेरे बारे में मतलब अगर मेडिकल नहीं तो फिर क्या वो सोच लेना चाहिए। जी सुधांशु जी, देखिए मैं कम समय में यही बताना चाहूँगा कि बच्चे अगर कोई मेडिकल के लिए ये कर रहे हैं तो सिर्फ मेडिकल में बहुत सारे फील्ड हैं। तो अगर कोई बच्चा ये चाहता है कि ईयर लूज नहीं करना है तो मेडिकल के अलावे भी उसमें है BAMS है, BDS है, यूनानी है, फिजियोथेरेपी है, कहीं भी आप जा सकते हैं। लेकिन फिर भी कहूँगा रजिस्ट्रेशन अच्छे से करिए, उसमें चूक मत कीजिए, ऑल इंडिया और स्टेट को बैलेंस कीजिए। साथ में अगर आप चाहते हैं ईयर लूज ना हो तो मल्टीपल स्टेट की काउंसलिंग कीजिए, जिससे कि आपकी ईयर लूज नहीं होगी और आपको सीट मिल जाएगा। चलिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने हमारे दोनों विशेषज्ञों से जाना कि कैसे आप बेहतर तरीके से काउंसलिंग कर सकते हैं और आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत संभावनाएं हैं। और ये करीब 1 महीने आपको अगर कम नंबर आया तो 1 महीने का इंतज़ार कर लीजिए। हो सकता है कि मल्टीपल जो काउंसलिंग की बात कर रहे थे सुधांशु जी, उससे आपको कोई ना कोई सीट अलॉट हो जाए। इस सप्ताह
इस मुद्दे पर बस इतना ही। अगले सप्ताह किसी दूसरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।